नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मिसेस वंदना गामणे, क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक एजुकेशन सोसाइटी संचालित हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक की शिक्षिका। आज 15 अक्टूबर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन। इस दिन को हम वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि किसी का व्यक्तित्व आंकना चाहते हो तो वो क्या बोलता है उससे नहीं आंकने का, वो क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, उससे वो आंकना चाहिए। तो अगर इस कसौटी पर हम लोग हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने उनकी जिंदगी के हमारे सामने आएंगे। तो ये एक महान साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक थे, महान शिक्षक थे और सबसे बड़ी बात तो थी कि वो एक महान व्यक्ति थे, एक अच्छे इंसान थे। और इसीलिए ये वाचन प्रेरणा दिन जो है ना, वो इसीलिए मनाते कि अच्छा पढ़ने वाला, अच्छी किताबें पढ़ने वाला इंसान जो होता है वो एक अच्छा इंसान होता है, वो अच्छा कार्य करता है। तो उसके एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो उनकी कहानी के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो है वो डॉक्टर सुरेश नाइक जो इसरो के अध्यक्ष रह चुके थे, उनके द्वारा लिखी हुई एक किताब में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बहुत मस्त बताया था कि जब डॉक्टर सुरेश नाइक बहुत ही यंग थे, कि जिनकी इसरो में एज अ साइंटिस्ट के रूप में अपॉइंटमेंट हुई थी, तब वो बाय एयर वहाँ तक पहुँचे। लेकिन इसरो पहुँचने के लिए उनको वहाँ इसरो पहुंचने के लिए उनको लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। गाड़ी में एक ड्राइवर थे और ड्राइवर के साथ एक इंसान बैठे हुए थे। तो ये एक्चुअली सुरेश नाइक उन्होंने जैसे कहा कि मैं बहुत थका हुआ था तो मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। तो जो भी इंसान थे उन्होंने अपनी कोई इंट्रोडक्शन तो मुझे दिया नहीं, आते ही सिर्फ मुझे वेलकम कहा और इसरो की तरफ हम लोग साइंस के बारे में बातें करते करते और मेरे करियर के बारे में बातें करते करते हम लोग इसरो के जो सेंटर थे वहां तक हम लोग पहुंचे। जैसे हम लोग इसरो के सेंटर पे पहुंचे तो वो जो इंसान मेरे साथ बैठे थे वो गाड़ी से निकलकर इसरो के गेट पर जाके खड़े हो गए। उनके साथ बहुत बड़ा स्टाफ था और स्टाफ के साथ बहुत बड़ी तालियों के साथ मेरा स्वागत किया गया। तो जैसे ही ये देखा मैंने, तब एकदम मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हुए इंसान थे वो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। इतने बड़े साइंटिस्ट होते हुए, इसरो के अध्यक्ष होते हुए भी उस इंसान ने मेरे जैसे सामान्य वैज्ञानिक को जब लेने के लिए वो खुद आए थे, ना अपनी खुद तारीफ की थी, ना अपने बारे में कुछ बताया था कि मैं कितना महान हूँ। यानी यही तो बड़ी बात होती है कि जो महान लोग होते हैं वो कभी भी अपना बड़प्पन बताते नहीं हैं। और ये इंसान जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो तो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, मतलब बहुत ही जमीन पर रहने वाले, यानी सब बच्चों के साथ घुल मिल जाने वाले, सबके साथ प्यार से बात करने वाले, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बताने वाले, ऐसे महान इंसान थे। और वो इंसान की सबसे पहले इंटरेक्शन जो डॉक्टर सुरेश नाइक के साथ हुई थी वो बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन थी। और जब उन्होंने इसरो में काम करना शुरू किया तो उस काम में भी उनका बड़प्पन ऐसा था कि जब भी कोई अपयश आता था, जब भी कोई फेल्यूर आता था, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे इट्स मी, इट्स बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से ये फेल्योर आया है, ये जो हुआ है, अपयश आया है, वो मेरी वजह से आया है। और जब भी कोई सक्सेस की स्टोरी बनती थी, बहुत कुछ हम लोग यशस्वी होते थे किसी चीज़ में, हम लोग कामयाब होते थे, तब डॉक्टर कलाम सबको साथ लेकर कहते थे इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम, इस टीम की वजह से मैं आज क्या हो गया हूँ, सक्सेसफुल है। यानी अपयश आया तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, और अगर सक्सेसफुल हुआ या कामयाबी मिलती है तो मेरी टीम की वजह से कामयाबी होती है। तो ये एक अच्छे इंसान की खासियत होती है। ये अच्छा इंसान सचमुच बहुत ही अच्छा इंसान था। तो ऐसे अच्छा इंसान के बारे में और एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, 1990 की बात है, उनकी एक किताब में लिखा हुआ था। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, जैसे आप जानते हो किताबें अच्छी लगती है मुझे। तो उनकी एक किताब में पढ़ा था कि 1990 की बात है, हमारा जो अग्नि नाम का जो मिसाइल था उसका प्रक्षेपण करना था। तो तब की बात है कि जब कोई देश जो है वो नया मिसाइल तैयार करने वाले देशों को कोई मदद नहीं करने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक इच्छा थी कि ये सारी जो बातें हैं अग्नि की, वो सारी मटेरियल जो है वो तैयारी कहाँ पे होनी चाहिए, भारत में ही होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा मेटल डेवलप किया था कि जो
स्पेस में जाने के बाद भी वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही हल्का, मतलब वजन में बहुत ही हल्का होना चाहिए था। तो ऐसा वो डेवलप कर रहे थे। तो ये तब की बात है 1990 में। वो हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एक ऐसे ही किसी से मिलने के लिए गए थे, किसी डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे। तो वहां से आते समय उन्होंने एक लड़का देखा, छोटा सा लड़का, कि जो पोलियो से अपाहिज था, और उसको जो कैपलर लगाया था, उसके जो पैर को जो कैपलर लगाया था, मतलब दूसरा पैर जो लगाया था, वो बहुत ही हेवी था, करीब 4 किलो वजन का था। तो वो लड़का बहुत ही कठिनाई से चल पा रहा था, तो उसको कोई भी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तभी डॉक्टर कलाम जी के मन में एक विचार आया कि जो अग्नि के लिए हम लोगों ने मटेरियल बनाया है, उसे आकाश में उड़ाने के लिए, जो बहुत ही लाइट वेट का मटेरियल है, क्यों ना हम उससे ये कैपलर बनाएं। तो उन्होंने वहाँ के डॉक्टर जी से वो बात की कि हम लोग ये कर सकते हैं क्या। तो डॉक्टर जी ने बोला ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। फिर उन्होंने तुरंत अपनी साइंटिस्ट की जो टीम थी, अग्नि के लिए काम कार्यरत कर टीम थी, उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसा कर सके तो हमारे भारत के जो भी बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, तो उनकी जिंदगी में हम लोग कुछ नया ला सकते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए सारे साइंटिस्ट उत्सुक हो गए, और फिर उन्होंने सबसे एक अच्छा कैपलर बनाया। 1990 की बात है, कैपलर बनाया कि जो कैपलर सिर्फ 400 ग्राम्स का था, सिर्फ 400 ग्राम का, यानी कितना उसका वेट कम हो गया। और जैसे ही पहला वही बच्चा था जिस बच्चे को उन्होंने वो कैपलर देखा था, उस बच्चे को वो कैपलर लगाया, तो वो बच्चा दौड़ने लगा वो कैपलर के साथ। तो देखो, छोटी सी जिंदगी में कितनी खुशियां लाने की जो सोच है, वो किसके अंदर थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम के। क्योंकि वो कैसे थे, बहुत ही सामान्य इंसान थे, डाउन टू अर्थ थे। और ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान होने की वजह से वो हर एक के जिंदगी में झांक कर देख सकते थे, किसी की दुख कम क्यों ना हो, किसी के लिए मैं अच्छा कैसे साबित हो सकूं, ये काम करने की वो कोशिश करते थे। वो इतने बड़े थे तो अपना बड़प्पन वो कैसे भी दिखा सकते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति जो थे हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी अगर हम लोग देखेंगे तो उनका प्रवास बहुत ही नीचे से शुरू हुआ है। एक छोटे से गांव में, रामेश्वर नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, कि जहाँ पे कभी किसी ने एरोप्लेन देखा भी नहीं था। तो ऐसे गांव में उनके जो एक अय्यर नाम के जो शिक्षक थे, उन्होंने उनको, वो छोटे थे तब, ये दिखाया था, समंदर के किनारे जाकर एक पंछियों का झुंड दिखाया था। पहले तो क्लास में एक पंछी का चित्र बनाकर बताया था कि ये जो पंछी है उसकी एक पूंछ थी, और ये किस प्रकार से उड़ता है, तो अपनी आंतरिक क्षमता से उड़ता है। तो वो बात उनके अंदर बहुत मस्त तरीके से बैठ गई, और वो सब एग्जाम्पल दिखाने के लिए वो समंदर के किनारे लेके गए, और वहां पे उन्होंने पंछी कैसे उड़ते हैं वो बच्चों को दिखाया। तो ये सब कुछ देखकर तब उसी वक्त जो अय्यर नाम के उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से हमारा जो एरोप्लेन होता है, यानी विमान जो होता है, वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है, वो भी अपने आत्मबल से ही उड़ता है। तो उसकी जो सारी कार्य प्रणाली होती है वही किसके अंदर होती है, पंछी के अंदर जो होती है वही विमान के अंदर होती है। तो ये सब जब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में सिर्फ 10 साल के थे तब सुना, तो तभी उनके मन में क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मतलब एक उत्सुकता थी, किसके बारे में, विमान के बारे में, एरोप्लेन के बारे में। और वो एरोप्लेन के बारे में उत्सुकता, जब वो बाहर आते थे, एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखते थे, तब वो सपना देखा था उन्होंने कि इस एरोप्लेन में सबसे पहले मैं बैठूंगा। तो ऐसा ही सच था कि रामेश्वरम से सबसे पहला एरोप्लेन में बैठने वाला पहला लड़का कौन था, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। तो ये अब्दुल कलाम जो थे 10 साल की उम्र, 5वीं में थे। और गांधी जी, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, गांधी जी ने सबको बोला था कि स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने आप को डिसॉल्व कर दो, सबके सब। उस वक्त की ये बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और तब अब्दुल कलाम की परिस्थिति इतनी खराब थी कि धान जो मिलता था वो रेशन से मिलता था। तो धान रेशन से मिलता था तो परिस्थिति बहुत ही खराब थी। उनके पिताजी जो थे, वो नाव होती है ना, तो नाव को दुरुस्त ठीक करने का, वो खराब होने वाली नाव को ठीक करने का काम वो करते थे। तो पैसा नहीं था उनके पास। तो ये बच्चा जो है वो अपने बड़े भाई की साइकिल पर पेपर बांटने के लिए जाता था।
वो सुबह बहुत जल्दी जाता था और स्टेशन पर जाके उनका जो दिनमणि नाम का एक जो न्यूज़पेपर आता था वो न्यूज़पेपर पहले पढ़ लेते थे। और उसकी क्यूरियोसिटी, उनकी जो सारी, उनको कौन सी जानकारी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि तब जर्मन ने लंदन पर अटैक करते थे, एरोप्लेन से, विमान से अटैक करते थे, ये भी अटैक करते थे लंदन भी। तो ये सारे विमानों की सारी जो जानकारी थी वो उस दिनमणि न्यूज़पेपर में चित्रों के साथ आती थी। तो ये जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे सब बंडल रखते थे और वहाँ से न्यूज़पेपर निकाल के सबसे फ्रंट पेज पढ़ते थे, और तब जाके उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। और कहीं ना कहीं तो ये बात उनके जहन में बैठ गई थी कि विमान के बारे में मुझे कुछ अच्छी बातें प्राप्त करनी है। तो उनकी जो अंदर की जो चाह थी, वो चाह इस तरीके से पढ़ने से बढ़ी थी, और आगे चलकर वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया और उसी में उन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया। तो ऐसे ये महान व्यक्ति का जो जीवन पट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियों से, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से भरा है। मैंने आपके सामने ये 2-3 ही घटनाएं रखी है। तो ऐसे महान व्यक्ति को अगर हम लोगों को एक अच्छे रूप में श्रद्धांजलि देनी है, तो वो जो चाहते थे कि बच्चे, इस देश के बच्चे बहुत बड़े बने, वो बड़े किस तरीके से बने, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छे इंसान बने, अच्छा व्यक्तित्व उनका बने, तो वो कैसे बन सकता है, तो किताबें पढ़कर ही बन सकता है। तो ये सोचकर ही हम लोगों ने वाचन प्रेरणा दिन, यानी इस दिन आपको कुछ वाचन करने की अगर प्रेरणा मिलती है तो आज से अगर आप शुरू करते हो तो एक अच्छे इंसान बन सकते हो। इसलिए ये वाचन प्रेरणा दिन की दिन रखा गया है आपके सामने। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों आज से आप किताबें पढ़ना, मैं हमेशा ही कहती हूँ लेकिन आज कहूँगी कि किताबें पढ़ना शुरू करो। बहुत ही अच्छी बात है। या आप डिजिटल या फिर आप ये टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, मानते हो कि साइंस ने आपके सामने टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में सामने ला कर रखी है, लेकिन जो खुशियाँ किताब पढ़ने में मिलती है ना, वो खुशी किसी टेक्नोलॉजी से मिल नहीं सकती। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं तो फिल्म किसी ने बनाई हुई फिल्म देखते हैं, लेकिन जब भी हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब हमारे सामने अंदर से जो हमारी कल्पना शक्ति होती है उसी से हमारी खुद की फिल्म तैयार होती है। और जो इंसान अच्छी कल्पकता से सोचता है वो हर क्षेत्र में कुछ नया बना सकता है। तो यही उद्देश्य सामने रखकर वाचन प्रेरणा दिन का ये रखा है कि वाचन प्रेरणा दिन हम लोगों ने इसीलिए मनाना चाहिए। तो मैं भी खुद भी इंसिस्ट करूंगी, किताबें पढ़ो। किताब के अंदर छिपी हुई जो बहुत सुंदर जो ट्रेजर है, संपत्ति है, वो बिना पढ़े नहीं मिल सकती। एक छोटा सा खेल खेलो कि अपने आप को पॉइंट्स दे दो। एक किताब लो सामने और अपने आप को पॉइंट्स देते। पहले तो सिर्फ कहानी की किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें हमेशा खुशियों के लिए पढ़नी चाहिए, ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान के लिए अगर पढ़ोगे तो वो आप बाजू में रख दोगे। इसलिए किताबें ज्ञान के लिए पहले मत पढ़ो। पहले सिर्फ किसके लिए पढ़ो, खुशी के लिए। कोई कहानी पढ़ते हो तो अपने आप खुशी मिलती है ना, तो खुशी के लिए कोई कहानी पहले पढ़ो। और उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी लेवल की किताबें पढ़ने में, नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले कहानियों की किताब पढ़ो। तो आई होप कि आपको आज का मैंने जो भी कुछ बताया वो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आपसे डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकती, तो इस प्रकार से मैंने आपसे बात की। लास्ट में सिर्फ आपके सामने एक छोटी सी कविता रखना चाहूँगी। बहुत ही मस्त कविता है, मुझे जो बहुत पसंद है, कि किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है। किताबें हमसे कुछ कहती है, हमसे बातें करती है, एक अलग अनजान सफर पर हमें ले जाती है। किताबें हमसे कुछ कहती है, महान व्यक्तियों की जीवनी से हमें अवगत कराती है। किताबें हमसे बातें करती है, कभी अनजान विषयों का ज्ञान हमें देती है, तो कहीं दूर देश की सफर हमें कराती है। किताबें हमसे कुछ कहती हैं, कभी दुख कम करती है, तो कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां हमें देती है। किताबें हमसे कुछ कहती है, हमसे बातें करती है। तो बच्चों, आज इसी के साथ साथ हम लोग रुकते हैं। आज से अपेक्षा करूंगी कि आप हर रोज किताब का एक पन्ना तो पढ़ें और किताब का इंटरेस्ट डेवलप करें। धन्यवाद।